सभी विद्यार्थियों का आज की इस विस्तृत क्लास में स्वागत है। और मैम आज का हमारा मिशन क्या है? आज का हमारा मिशन है कक्षा 6 के भूगोल। और ये एक वन शॉट कवरेज है ना मैम? जी सर, बिल्कुल। यह एक वन शॉट कवरेज है, जिसका मतलब है कि आज हम केवल तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। बहुत बढ़िया। और हाँ, ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे विशेष रूप से हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अगर हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ देखें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना क्लास, वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख। ये नंबर सुनने में ही बहुत विशाल लगता है। और इसका जो विस्तार है, मतलब अगर उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखें तो ये दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है। राइट। और पूरब से पश्चिम भी तो कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। मतलब क्लासिक एनालॉजी दूं तो अगर कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेखा में चले तो ये प्रकृति द्वारा खींची गई एक विशाल 3214 किलोमीटर लंबी रीढ़ की हड्डी की तरह है। क्या बेहतरीन उदाहरण है। और इसी विशाल आकार की वजह से अगर हम देश के दक्षिणी हिस्से को देखें तो वो एक प्रायद्वीप बनाता है, जिसे हम पेनिनसुला भी कहते हैं। प्रायद्वीप मतलब ऐसा जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, है ना? एकदम सही, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भाग। जैसे अगर हम भारत के नक्शे पर दिशाओं को जोड़ें तो पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। और उत्तर में तो हमारा हिमालय है ही। वाकई ये एक नेचुरल किले जैसा है। अब अगर हम अपनी अगली स्लाइड पर आएं और विश्व के ग्लोब पर भारत की स्थिति देखें तो हम पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में हैं। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। राइट। और देश के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। और अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यहाँ मेरा एक सवाल है, ये जो अक्षांश और देशांतर के नंबर हैं, एक स्टूडेंट के लिए ये नंबर इतने महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब इन्हें याद रखना क्यों जरूरी है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए बच्चों, इसका सीधा कनेक्शन समय से है, मतलब देशांतर और समय का गणित। अच्छा। हाँ, क्योंकि पूर्व और पश्चिम के देशांतरों में जो आपने बताया ना 68 से 97, ये लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इस बड़े अंतर के कारण ही अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। 2 घंटे का फर्क। मतलब अगर अरुणाचल में सुबह के 6 बज रहे हैं और सूरज निकल आया है तो गुजरात में अभी भी अंधेरा होगा। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को भारत का मानक समय या कहें स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। मतलब मानक याम्योत्तर। एकदम सही, ताकि पूरे देश की घड़ियां एक ही समय दिखाएं। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, प्रकृति और इंसान के तालमेल का। इससे पहले कि हम सीमाओं की तरफ बढ़ें, अगर क्लास में मजा आ रहा है बच्चों तो शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल बच्चों, चैनल से जुड़े रहिए। हाँ, तो वापस टॉपिक पर आते हैं। हमारी जो अगली स्लाइड है वो पड़ोसियों के बारे में है। हमारी स्थलीय सीमाएं यानी जमीनी बॉर्डर 7 देशों से जुड़े हुए हैं। 7 देश, राइट। और सिर्फ जमीनी नहीं, दक्षिण में समुद्र में भी हमारे 2 द्वीप पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। और क्लास, एक बहुत ही खास चीज है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, वो है पाक जल संधि, जिसे अंग्रेजी में पाक स्ट्रेट कहते हैं। हाँ, पाक जल संधि। अब राजनीतिक रूप से देखें तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनमें भी बहुत विविधता है। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा। और एक फैक्ट और है क्लास, 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था। ये हमारी स्लाइड में भी साफ साफ दिया गया है। राइट। राजनीतिक लकीरों के बाद अब देखते हैं कि प्रकृति ने भारत को कैसे बांटा है। मुख्य रूप से 6 भौतिक भागों में।
6 भाग। ओके। और शुरुआत होती है सबसे उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत से। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं ना? हाँ बिल्कुल। सबसे उत्तर में है वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, जहां सबसे ऊंचे शिखर मौजूद हैं। फिर उसके ठीक दक्षिण में आता है मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे दक्षिण में जो श्रेणी है उसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। एकदम परफेक्ट। और हिमालय के ठीक नीचे यानी दक्षिण में हमारा दूसरा भौतिक भाग है उत्तरी मैदान। अच्छा, उत्तरी मैदान। ये जो मैदान है ना बच्चों, ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो क्लासिक एनालॉजी से समझें तो ये नदियां प्रकृति के डिलीवरी ट्रकों की तरह हैं। हाँ, डिलीवरी ट्रक सही है। मतलब जो पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लोड करके लाती हैं और इन मैदानों में बिछा देती हैं, जिससे ये खेती के लिए बेहतरीन बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर जगह ऐसी हरियाली नहीं है। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो हमारा तीसरा भाग है भारतीय महामरुस्थल। ओहो, राजस्थान का वो इलाका। हाँ, जो बहुत ही गर्म, शुष्क और रेतीला है। वहां खेती उतनी आसान नहीं है। और इसके बाद आता है हमारा चौथा भाग, जो है प्रायद्वीपीय पठार। ये उत्तरी मैदानों के ठीक दक्षिण में एक त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगुलर शेप में है। और ये बहुत पुराना है। यहाँ विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली स्थित है। साथ ही विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी यहीं हैं। और एक जरूरी बात क्लास, नर्मदा और तापी नदियां इन्हीं पठारों से बहकर पश्चिम की तरफ जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। राइट। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो सोचिए कितना अद्भुत है कि एक ही देश में बर्फ से ढके पहाड़ हैं, उपजाऊ मैदान हैं, सूखे मरुस्थल हैं और इतने पुराने पठार एक साथ मौजूद हैं। वाकई ये विविधता कमाल की है। और हमारी लिस्ट में 5वां भाग है तटीय मैदान, जो इस प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर है। पश्चिम में जो है उसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, जो एकदम लगातार है, और पूर्व में है पूर्वी घाट, जो थोड़ा कटा-फटा है। और छठा और आखिरी भाग है हमारे द्वीप समूह। हाँ, आइलैंड्स। अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो भूगोल के ये बड़े हिस्से तो हमने समझ लिए, लेकिन स्लाइड 13 और 14 में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द भी हैं जिनका मतलब क्लास को पता होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमने जलोढ़ निक्षेप की बात की थी, जो नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही महीन और उपजाऊ मिट्टी होती है। और एक शब्द था सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी। एकदम सही। ये वो नदी होती है जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर अपना पानी मिला देती है। एकदम सही। और जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है ना, तो उसके मुहाने पर एक त्रिभुजाकार स्थल बन जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। अच्छा, जैसे अपना सुंदरबन डेल्टा। बिल्कुल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। क्या बात है। और एक और शब्द था प्रवाल यानी कोरल। आपने बताया था कि लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, तो अब प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल असल में छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिन्हें हम पॉलिप कहते हैं। वेट, क्या? मैं थोड़ी हैरान हूं सर कि इतने छोटे समुद्री जीवों के कंकाल से लक्षद्वीप जैसा पूरा का पूरा द्वीप कैसे बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन विज्ञान यही है। जब ये सूक्ष्म पॉलिप्स मरते हैं तो उनका कठोर कंकाल वहीं रह जाता है। फिर नए पॉलिप्स उन पुराने कंकालों के ऊपर पनपते हैं। ओके। और ये सिलसिला हजारों सालों तक चलता है। धीरे धीरे ये कंकालों का ढेर समुद्र से बाहर आ जाता है और एक द्वीप बन जाता है। वाह, प्रकृति का निर्माण भी कितना अनोखा है। लेकिन प्रकृति सिर्फ निर्माण ही नहीं करती, उसका एक विनाशकारी रूप भी है, जो हमारी आखिरी स्लाइड का विषय है, सुनामी। हाँ, सुनामी एक बहुत ही गंभीर विषय है बच्चों। सुनामी आखिर आती कैसे है? देखिए, इसे 3 चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहले समुद्र के तल पर टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से एक जबरदस्त भूकंप आता है। मतलब समुद्र के अंदर भूकंप? बिल्कुल। और उस भूकंप की वजह से जो अथाह ऊर्जा निकलती है, वो पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे एक विशाल सागरीय तरंग बनती है। ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण? तीसरा चरण तब होता है जब ये विशाल तरंग पूरी ताकत से तट से यानी किनारे से टकराती है और भयंकर तबाही मचाती है। जैसे 2004 की सुनामी? एकदम सही।
2004 की सुनामी ने हमारे भारतीय तटों को बुरी तरह प्रभावित किया था। ये प्रकृति की ताकत का एक खौफनाक उदाहरण है। हम भारत की जलवायु, यहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों की बारीकियों को समझने वाले हैं। और इस विषय की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ नक्शों और भौगोलिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। मतलब ये सीधे तौर पर तय करता है कि हम क्या पहनते हैं या हमारा इकोसिस्टम कैसा बर्ताव करता है। राइट। इस पूरे तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी फर्क को समझना होगा जिसे अक्सर लोग एक ही मान लेते हैं, यानी मौसम और जलवायु। मौसम तो वो है ना जो दिन प्रतिदिन बदलता है। जी बिल्कुल। मौसम वायुमंडल की वो स्थिति है जो दिन प्रतिदिन या यूं कहें कि घंटे दर घंटे बदलती रहती है। इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण शामिल होता है। अच्छा, इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो मौसम बिल्कुल हमारे डेली मूड की तरह होता है। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। हाँ, मतलब सुबह कोई खुश हो सकता है और दोपहर तक शायद उसे किसी बात पर गुस्सा आ जाए। ठीक वैसे ही सुबह कड़कड़ाती धूप हो सकती है और दोपहर तक अचानक काले बादल छा सकते हैं। एग्जैक्टली। ये अस्थिर स्वभाव ही मौसम है। दैनिक मौसम से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो महीनों तक टिके रहते हैं, यानी हमारे मौसम या ऋतुएं। हाँ, भारत के प्रमुख मौसमों की बात करें तो शीत ऋतु यानी सर्दी दिसंबर से फरवरी तक होती है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिससे उत्तर भारत में तापमान कम रहता है। और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी मार्च से मई तक होती है। तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान बहुत अधिक हो जाता है। सही कहा। और इसी भयंकर गर्मी का एक खतरनाक हिस्सा है लू। लेकिन एक सेकंड, लू पर मेरा एक सवाल है। गर्मियों में चलने वाली ये हवा इतनी खतरनाक क्यों होती है? मतलब गर्मी तो वैसे भी होती है। देखिए, लू कोई सामान्य गर्म हवा नहीं है, बल्कि ये एक शुष्क पवन है। शुष्क यानी ड्राई। बिल्कुल। ये पूरी तरह ड्राई होती है और पल भर में शरीर की सारी नमी छीन लेती है। इसी वजह से ये जानलेवा बन जाती है और हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। खैर, गर्मी के बाद हमें जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो है मानसून। हाँ, वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून। यह जून से सितंबर तक होता है। इस दौरान पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल यानी जमीन की ओर बहती है और अपने साथ भरपूर नमी लाती है, जिससे खूब बारिश होती है। बिल्कुल। और फिर आता है शरद ऋतु का समय, यानी मॉनसून के लौटने का समय। अक्टूबर और नवंबर में पवन वापस स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर लौटती है। रुकिए, यह मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर मॉनसून वापस लौट रहा है और हवाएं जमीन से आ रही हैं, तो इस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश क्यों होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। होता क्या है कि जब ये लौटती हुई पवन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, तो वो वहां से दोबारा नमी उठा लेती है। ओह, अच्छा। तो मतलब जाते जाते भी हवाएं वहां से पानी सोख लेती हैं। एग्जैक्टली। और फिर पानी से भरी ये हवाएं इन राज्यों से टकराकर वहां बरसती हैं और हर साल आने जाने वाले इन मौसमों के आधार पर ही किसी जगह की जलवायु तय होती है। जलवायु यानी क्लाइमेट। हाँ, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो अगर मैं अपने पिछले उदाहरण पर वापस जाऊं तो मौसम अगर किसी खिलाड़ी का एक मैच का स्कोर है तो जलवायु उसका पूरा करियर एवरेज है। बहुत बढ़िया। और भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। और भारत में कृषि पूरी तरह से इसी मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, राइट? 100%। बातों ही बातों में मैं क्लास को याद दिलाना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे ये आसान उदाहरण पसंद आ रहे हैं तो तुरंत शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मजेदार क्लासेस आपको मिलती रहें। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि जलवायु हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करती है। वो 4 बातें कौन सी हैं? स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच यानी बनावट। लेकिन क्या एक ही देश में इन 4 कारकों से सच में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तापमान में अंतर देखिए। अत्यधिक गर्म स्थान जैसे राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर है। हाँ, वहां तो ओवन जैसी गर्मी होती है। और दूसरी तरफ
अत्यधिक ठंडे स्थान हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल, जहां बर्फीली ठंड होती है। ये तो ऊंचाई का कमाल है। और वर्षा का अंतर तो और भी हैरान करने वाला है। मेघालय के मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। सही कहा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। जबकि लेह और लद्दाख में किसी साल बिल्कुल बारिश नहीं होती। ये पहाड़ों की बनावट या उच्चावच का नतीजा है। और तटीय क्षेत्रों की बात करें, जैसे मुंबई और कोलकाता, वहां की जलवायु मध्यम तो है, मतलब ना ज्यादा गर्म ना ठंडी। हाँ, वहाँ का तापमान स्थिर रहता है। लेकिन वहां की उच्च आर्द्रता, यानी जो भयंकर चिपचिपाहट होती है, वो अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। क्योंकि समुद्र के पास होने से हवा में नमी हमेशा बनी रहती है। अब देखिए, जैसी जलवायु होगी वैसी ही वहाँ की हरियाली भी होगी। तो आइए वनों की दुनिया में चलते हैं। बिल्कुल। प्राकृतिक वनस्पति उन घास, झाड़ियों और पौधों को कहते हैं जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं। मतलब जो अपने आप उगते हैं। हाँ, और वनों में अलग अलग परतें होती हैं जो 60 मीटर तक फैली होती हैं। सबसे नीचे भूमि परत होती है। उसके ऊपर क्या होता है? फिर 1.5 मीटर की झाड़ी वाली परत होती है। हाँ। उसके ऊपर 5 मीटर तक तरुण वृक्ष होते हैं। अच्छा। और मैंने सुना है कि इसके ऊपर एक बहुत घनी छद जैसी परत होती है। हाँ, उसे वितान या कैनोपी कहते हैं, जो 20 से 40 मीटर तक होती है। और सबसे ऊपर उद्गामी परत होती है, जो 60 मीटर तक जाती है। ये तो बिल्कुल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह हो गया, जिसमें हर फ्लोर पर अलग तरह की वनस्पति रहती है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और ये वनस्पति बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। इसके अलावा हमें लकड़ी, जड़ी बूटियां, शहद और रबड़ भी देते हैं। और वन्य जीवों का प्राकृतिक घर भी तो होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, पेड़ मिट्टी के लिए क्यों जरूरी हैं? ये सबसे जरूरी काम है पेड़ों का। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं और उसके अपरदन यानी कटने और बहने को रोकती हैं। ओह अच्छा, इसीलिए वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जहां अधिक पेड़ लगाए जाते हैं। एग्जैक्टली। अब जब जंगल इतने घने और विविध हैं, तो वहां रहने वाले जीव भी तो खास होंगे। बिल्कुल। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ इन्हीं जंगलों की शान है। और क्या आपको पता है कि गुजरात का गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास है? अरे वाह, सिर्फ गिर वन में? और अगर हम नक्शे के हिसाब से देखें तो क्षेत्रीय वन्य जीव भी बहुत अलग अलग हैं। हाँ, जैसे रेगिस्तान में ऊंट और कच्छ के रन में जंगली गधा पाया जाता है। और असम के जंगलों में वहां तो बहुत बारिश होती है। वहां हाथी और एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। केरल और कर्नाटक में भी हाथी बहुत पाए जाते हैं। और जो जीव हिमालय क्षेत्र में रहते हैं उनका क्या? वहां जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू पाए जाते हैं, जो ठंड सहने के अनुकूल होते हैं। इसके साथ ही हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और कई प्रमुख सांपों की प्रजातियां जैसे कोबरा और करईत भी बहुत अहम है। बिल्कुल अहम है। हमारे देश में इतने अद्भुत जीव हैं, लेकिन इन्हें हमारी सुरक्षा की सख्त जरूरत है। तो इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? संरक्षण के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स भी तो हैं, जैसे बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना। एकदम सही। और लोगों को जागरूक करने के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह भी मनाया जाता है। लेकिन ये जंगल और वन्यजीव सिर्फ हमारे जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी मेहमानों के लिए भी जरूरी हैं। आप प्रवासी पक्षियों की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, जैसे लिटिल स्ट्रिंट पक्षी, जिसकी हैरानी भरी कहानी मैंने शुरुआत में सुनाई थी। सोचिए, ये सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जिसका वजन सिर्फ 15 ग्राम है। हाँ, और ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है। इसके अलावा पिंटल बत्तख, करल्यू, फ्लेमिंगो और ऑस्प्रे भी आते हैं। लेकिन सोचिए, सिर्फ 15 ग्राम का जीव बिना किसी जीपीएस के 8000 किलोमीटर का सटीक रास्ता कैसे तय कर लेता है? ये सचमुच प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का ये सेशन मजेदार और ज्ञानवर्धक लगा तो शिक्षा स्टोर को अभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप शिक्षा स्टोर टीम के व्हाट्सएप नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं।